नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यश ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। अनुराग यादव हत्याकांड में आज सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो जौनपुर दीवानी न्यायालय में है, जो मुख्य आरोपी है रमेश यादव, उसने अपनी बेल एप्लीकेशन लगा रखी है और इस एप्लीकेशन पे उसने तमाम तर्क दे रखा है। और क्या कुछ उसमें कहना है, ये जो अनुराग के अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं दुष्यंत सिंह जी, आज वो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि उसकी बेल किसी तरह से खारिज करा दें। और इसमें आपको बता दें कि तमाम जो सह आरोपी हैं, जैसे उसके लालता जो उसका पिता है रमेश यादव का, दरोगा जो भाई है, उसके अलावा 2 नाबालिग भी थे और भी उसके तमाम जो है रिश्तेदार थे जो कि बेल पे बाहर हो चुके हैं। और कहीं न कहीं अभी तहसीलदार कोर्ट जो कलेक्ट्रेट में जो मुकदमा चल रहा है, उसका भी आज कुछ आदेश संभवतः आने वाला है। और इन्हीं सब मामलों को लेकर के दुष्यंत वकील जो हैं, जो अनुराग के वकील हैं, वो क्या कुछ बता रहे हैं हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं कि इस मामले में जो हत्याकांड हुआ है, ये इतना जो है गंभीर मामला है कि समाज पूरा हिल गया था इस घटनाक्रम को देख करके, इसकी जो हत्या का जो तरीका था इसको देख करके। और ये जो है एफटीसी कोर्ट में चल रहा है। एफटीसी मतलब कि जो मामले इस तरह से होते हैं, बेहद सनसनी फैलाने वाले या बेहद निर्मम हत्याकांड जो होता है, जो एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट घटना होती है इस तरह की, वो एफटीसी कोर्ट में चलाई जाती है। और एफटीसी का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ लगातार सुनवाई चलती है और बहुत जल्द फैसला आ जाता है। अधिवक्ता जो दुष्यंत हैं, उनका ये कहना है कि इसकी हम मांग करेंगे कि जो रमेश है, वो निर्मम हत्या जिसने किया है तलवार से गला काट के, उसकी कम से कम हम फांसी की सज़ा की मांग करेंगे। इससे कम उनको इस परिवार को न्याय वो दिलाने के लिए कह रहे हैं कि उससे कम में कोई समझौता नहीं, उसको फांसी ही होनी चाहिए। और वो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जो दरोगा है, जो इस मामले में जो पहले ही ज़मानत पे छूट चुका है, उसने ये तर्क दिया है। जो सीडीआर रिपोर्ट जब आई थी तो उसने ये तर्क दिया था कि हमारी शादी पड़ी हुई थी और शादी के सिलसिले में वो परिवार से लगातार बात कर रहा था। इन सब मामले को लेकर के वो दुष्यंत अधिवक्ता जो हैं, वो सब इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसमें जितने लोग भी ज़मानत पर हैं, वो कहीं न कहीं जो है दोषी करार दिए जाने की दुष्यंत जो अधिवक्ता हैं उनकी कोशिश रहेगी। इस मामले में हम बता दें कि इसमें जो तमाम जो घटनाक्रम रहा है, इसमें दरोगा जो है वो लगातार, पहले भी आरोप परिवार लगाता रहा है कि वो लगातार परिवार के संपर्क में थे और बात करते थे। और कहीं न कहीं पुलिस में जो रहने का उनको फ़ायदा भी मिला था। और जिस तरह से ये घटना कारित की गई, उसके बाद सभी लोग फ़रार हो गए और सभी लोग बारी बारी से गिरफ़्तार हुए और गिरफ़्तारी के बाद सभी की ज़मानत हो गई। उसमें केवल रमेश यादव जो मुख्य आरोपी है, उसी की ज़मानत होनी है। आज जो दावा है, चूँकि ये तो जज साहब के सामने पेश होगा और ये बेल एप्लीकेशन पड़ेगी और दुष्यंत अधिवक्ता जो हैं वो इसका विरोध करेंगे और क्या कुछ होगा। लेकिन संभवतः 99% यही है वकील साहब का कहना अनुराग के, कि बेल एप्लीकेशन निश्चित खारिज होगी। तो इस मामले को लेकर के हम दीवानी न्यायालय में आज अधिवक्ता जो हैं, इनके वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं दुष्यंत जी, उनसे हमने बातचीत की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं इस मामले में, हम आपको सुनवाते हैं। आप अनुराग की तरफ से अधिवक्ता हैं। आज जो है हत्यारा जो रमेश है, उसका बेल लगा हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है दीवानी में? आज जिला जज साहब के यहाँ आज रमेश यादव की बेल एप्लीकेशन पड़ी हुई है। संयोग से इस केस का ट्रायल EFTC 2 के यहाँ चल रहा है और उनके इसी वजह से उस फाइल को, उस बेल एप्लीकेशन को जिला जज साहब ने उनके यहाँ स्थानांतरित कर दिया है। अब वह चूँकि आज अवकाश पर हैं, उनके इंचार्ज जो हैं उनके सामने पेश होगा। अब वह आज सुनते हैं कि या दूसरे दिन सुनेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो इंचार्ज हैं FTC 2 के, वो सुनेंगे या तो नहीं सुनेंगे। मेन जो है हत्या आरोपी जो जिस पे आरोप लगा है रमेश पर ही है कि वो गला तलवार से काट दिया है। बाकी सभी आरोपियों की जमानत हो गई, क्या इसकी भी जमानत हो जाएगी? देखिए, रमेश की जमानत तो मेरे ख्याल से असंभव है जौनपुर से होना, इस न्यायालय से होना संभव, क्योंकि ये इस तरीके की निर्मम हत्या हुई है कि तलवार से ऐसी तलवार की धार लगी है कि वो सर जो है धड़ से अलग हो गया है। तो ऐसे में कोई भी, मैं नहीं समझता कि रमेश यादव की बेल जौनपुर न्यायालय से, इस जजशिप से होना संभव है। असंभव मैं कह सकता हूँ कि असंभव है।
ये जो मामला चल रहा है, अब चूंकि ट्रायल में चल रहा है जैसा आप बता रहे हैं, कब तक न्याय की उम्मीद परिवार देखिए, करेगा? सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप बन गया है, न्यायालय ने उसको बना दिया है। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि हमको बरी किया जाए, लेकिन वह उनकी सभी की एप्लीकेशन खारिज हो गई है। अब साक्ष्य मुकदमा चल रहा है। इसके वादी जो हैं एक वकील साहब हैं, उन्हीं के परिवार के हैं, जो कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, उन्हीं का बयान होना है। क्योंकि पिछली तारीख पर बयान इसलिए नहीं हो पाया कि वकील साहब की तबीयत ख़राब थी, तो हमको वादी की तो हमको मौका लेना पड़ा था। और मैं समझता हूं कि जब बयान शुरू होगा तो अंत बहुत जल्द होगा। कुछ महीनों के अंदर मैं समझता हूं कि सब साक्ष्य समाप्त होगा। इसके बाद सरकारी गवाह आने में जो समय लगेगा वही लगेगा। अन्यथा मैं समझता हूं कि या तो 2025 में हो जाएगा या 1-2 महीने बाद जनवरी 26 में जनवरी फरवरी तक हो जाना चाहिए, जहाँ तक संभावना है। आप क्या मांग करेंगे जज साहब से कि इस तरह निर्मम हत्या के लिए कितनी बड़ी सज़ा जो हो? देखिए, सज़ा का मापदंड तो है न्याय कानून में, तो जो जिस तरीके की से मर्डर हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो सर काटने वाला है उसको तो कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, फांसी की सज़ा जो हो रही है। बकिया जो सज़ा होगी आजीवन कारावास से कम सज़ा है नहीं 302 में, तो आजीवन कारावास या फांसी। मैं समझता हूँ कि जो गला काटा है वह या उसमें जो सहयोग दिए हैं उनकी भी कैपिटल पनिशमेंट उनको हो सकता है। ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारी तरफ से मांग होगी कि जो कम से कम जो गर्दन काटा है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। अच्छा, इसमें एक दरोगा का भी, उसका जो सगा भाई है जो कहीं दरोगा है, उसकी, क्योंकि इस मामले में जब घटना हुई तो सारे लोग फरार हो गए और सारे लोग बारी बारी से बिना किसी पुलिस मुठभेड़ के हाजिर हो गए और 6 महीने 8 महीने में जमानत हो गई। तो उस दरोगा का भी कॉन्स्पिरेंसी का परिवार आरोप लगाता रहा है। क्योंकि जो फाइल हमने देखा है उसमें दरोगा की अपने घर के सदस्यों से लगातार बातचीत हुई है। उसका कहना है कि हमारी शादी तय हुई थी, उस रेफरेंस में हम बात करते थे, लेकिन जो तथ्य सामने आया है, जो साक्ष्य आई है कि वह उसका षड्यंत्र इस मुकदमे में है कि इसको एकदम जान से ख़त्म कर दिया। चूँकि वह उनका इकलौता भाई था, वह अपनी भाई बहनों में इकलौता भाई था, तो इसलिए जो है ये उसको ख़त्म करके उसका तो परिवार ही नष्ट कर दिया है बेचारे का। एक पूरे परिवार जो ये घटना हुई है उसमें जो लोग जमानत पे हैं तो उनके भी दिन लग सकते हैं जो आने वाला समय है। ये अगर साक्ष्य के अनुसार सज़ा कोर्ट देती है। साक्ष्य मेरे पास पत्रावली में सबके खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को छूटना नहीं चाहिए, सबकी सज़ा संभव है। जो षड्यंत्रकारी है, जो साजिश षड्यंत्रकारी जो बताया जा रहा है, उसके खिलाफ सजा होगी। षड्यंत्रकारी वो अपना बचाव में एलिबाई लिया है कि हम उस समय ड्यूटी पर हैं, लेकिन ड्यूटी पर भी फ़ोन से बातचीत तो होती रहती है। तो वह ड्यूटी पर रहते हुए अगर वो ये कोर्ट पाती है कि नहीं ये भी इसमें षड्यंत्र में शामिल हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भी सज़ा होगी। उस समय जो मौजूदा, चूँकि वो दरोगा था और गौरावासापुर थाने के जो एसओ थे वो भी निलंबित थे, लेखपाल भी, तो लगातार उन परिवार का आरोप है अनुराग के कि वो लगातार एसओ से बातचीत करते थे। तो क्या इसमें पुलिस महकमे में कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? अब तो आरोप पत्र आ गया है, इस बारे में कुछ बताना ठीक नहीं है। आरोप पत्र न्यायालय में आ चुके हैं, आरोप विरचित हो चुका है सबके विरुद्ध। अब साक्ष्य है, साक्ष्य जैसा हम वहाँ देंगे, दिलाएंगे, उसी तरीके से सजा। जैसा कि बताया गया सीडीआर जो पुलिस की आई है उसमें ये बताया गया कि हत्या के पहले और हत्या के बाद भी जो दरोगा राजेश है वो लगातार परिवार के संपर्क में है। क्या ये उसे सजा दिलाने के लिए काफ़ी हो जाएगा इसमें? अब ये साबित करने पर निर्भर करता है। अगर ये हत्या से ही संबंधित बातचीत हुई है तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा। मतलब ये मान चले कि 2025 लास्ट में या जनवरी 26 की स्टार्टिंग में इंसाफ मिल जाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण संभावना है कि जब यहाँ सुना है, एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो डे बाय डे ऐसा करके कोर्ट जो है सुनवाई करके जल्दी से जल्दी ख़त्म करना